नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में हम आज आपकी मुलाकात डॉक्टर इरफान खान सांदोज़ई से करवा रहे हैं, जो अमराज शिकम के माहिर हैं और उनका शुमार न सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के अहम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में होता है। वो अमेरिका में भी प्रैक्टिस करते हैं और हैदराबाद में भी प्रैक्टिस करते हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मेरा मतलब इंसानियत की खिदमत का ये है कि उनके जो हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल्स के ग्रुप है, उसका नाम है मैनकाइंड यानी इंसानियत। लेकिन आप यकीन मानिए कि यहाँ पर इंसानियत से भी एक बड़ी बात इस नाम में छुपी हुई है। और आपको ये बता दूं कि उसका अहम राज माँ है, यानी अपनी माँ के नाम पर उन्होंने मैनकाइंड नाम रखा है अपने हॉस्पिटल का। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उनके वालदा का नाम जो है अफसर नसीम खातून है। तो मेमोरियल अफसर नसीम खातून इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव डिसीज़ यानी मैनकाइंड के नाम से उन्होंने हॉस्पिटल शुरू किया। मैं समझता हूँ कि ये उनकी अपनी माँ को बहुत बड़ा खराज अक़ीदत है और बेहतरीन खराज अक़ीदत है, और इसके लिए हम उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि इंटरव्यू से पहले जो आपका खैर मकदम करने से पहले ये चाहूँगा कि आपको मुबारकबाद दूँ, क्योंकि अपनी माँ के नाम से आपने ये हॉस्पिटल शुरू किया। क्योंकि जो माँ का होता है, मैं समझता हूँ सारी दुनिया उसकी हो जाती है। बहरहाल डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू करते हैं, जब माँ की बात आती है तो माँ अपने बेटों का या अपने बच्चों के पेट का खास ख्याल रखती है। तो आप क्या कहते हैं अमराज शिकम के बारे में? अगर माँ से भी गफलत हो जाती है खाने और खिलाने में, तो बच्चे बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं, पेट के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। तो मेरा मतलब ये कहने का ये है कि जो अमराज की जड़ होती है वो पेट होता है। तो पेट के बारे में आप क्या कहते हैं? शुक्रिया रियाज साहब, आपके ये सब अच्छे अल्फाज का और इंट्रोडक्शन का। ये जो अमराज होते हैं पेट के, जी जी, बहुत कॉमन है। इनफैक्ट सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम दुनिया का जो है वो है एब्डोमिनल पेन। जी जी, तो ये जो है बड़ी एक ख़ास वो है प्रॉब्लम, और जिसके कई वजूहात होते हैं जी जी, जो सॉल्व करने में ये पूरी स्पेशलिटी जो है हमारी लगी हुई है। जी जी, कई है अमराज, जैसा कि पेट के हैं, छोटी आंत बड़ी आंत के होते जी हैं, जी, जी, और लिवर भी इसमें आता है, जिगर, जी जी, और आपके पैनक्रियाज जो जी आपका ऑर्गन है वो भी इसमें है, जी, जी, और एसोफेगस जो जी जी, ग़िज़ाई नाली वगैरह के ग़िज़ाई बारे में। नाली। तो इनके कई अमराज है जिनके लिए हम लोग जो है यहाँ पर इस पे फोकस करते हैं और ट्रीटमेंट में जी जी, करते तवज्जो हैं। देते हैं। जी जी, ये सब अमराज के लिए हमने ये सेंटर खोला है, जिसमें जो है तमाम जो भी ये सर्विसेज हैं अवेलेबल हैं। जी जी, हर किस्म की एंडोस्कोपी यहाँ पर हमारे पास होती है। अपर एंडोस्कोपीज़, कोलोनोस्कोपीज़, और आपके ERCPs, और एक ख़ास प्रोसीजर है जिसका नाम है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। जी जी, वो भी होता है, जो अल्ट्रासाउंड जो डीप अंदर के जो ऑर्गन्स है, ख़ास तौर पे पैनक्रियाज, उसको आप बाहर से अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते हैं, तो वो एंडोस्कोपी के थ्रू करते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ कई चीज़ें जो इसके साथ करते हैं हम लोग, जैसा स्टेंट प्लेसमेंट या पित्ते के स्टोन्स निकालना जी जी, एंडोस्कोपी से, ये सब चीज़ें इसमें आ जाते हैं। जी जी, इसके अलावा सर्जरीज भी आते हैं इसमें, जी जी, जैसा पेट के सर्जरी। जी जी, अक्सर ये देखा गया है कि अपनी जिगर की बात की है जी। तो लोग कहते हैं कि जिगर का जो इलाज होता है या सर्जरीज होते हैं बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। ख़ास तौर पर लीवर ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो ज़्यादा महंगा होता है और लोग बेंगलोर वगैरह का रुख कर रहे हैं। तो आपके पास जिगर की पेवंदकारी भी होती है? तो हाँ, आपने जो कहा है, ये जो एक्सट्रीम एंड स्टेज लीवर के प्रॉब्लम्स जी हैं जी, बहुत महंगे हो जाते हैं। और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ कोर्स आपको जो है पता है महंगा इसलिए भी होता है कि जो है ये काफ़ी हाई रिस्क प्रोसीजर है। जी जी, और इसमें जो है आप एक इंसान का लिवर निकाल के दूसरे इंसान में डाल रहे हैं। जी जी, मगर उससे पहले कई ऐसे सर्जरीज होते हैं जो इतने महंगे नहीं होते, मगर वो आप अफोर्डेबल तरीके से कर सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के तो ख़ास सेंटर्स में होता है वो। जी जी, वो वैसे ही रहना चाहिए जी जी, कि हर आदमी जो है लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, हर बहुत अच्छी सेंटर। बात कही आपने। तो वेरी स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में होता है वो। तो वो हैदराबाद में भी अवेलेबल हैं, जी जी, और हाँ, दूसरे सिटीज़ में भी हैं और अब्रॉड भी हैं। जी जी, तो वो एक्सट्रीम एक लास्ट स्टेज का इलाज है।
तो आप क्या कहते हैं कि जो जिगर की पेवनकारी से बचने के लिए मरीजों को यानी इंसानों को क्या करना चाहिए? क्या अच्छे खासे लोग रहते हैं जो अगर एहतियात बरतें, या कुछ आप बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? एक तो देखिए आप लिवर के और ये जिगर के अमराज में जो है इन्फेक्शंस के जो होते हैं वो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो है जी, ये जी। बड़े कॉमन हो गए हैं। जी, जी। ये खून के ज़रिए से फैलते हैं। अच्छा। तो इसमें प्रिवेंशन आपका जो है ये ब्लड बैंक्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के प्रिकॉशंस ये सब करते हैं सेंटर्स में। पर एक आम तरीके से जो ये खून के बीमारियां फैलते हैं वो अब तो नहीं है उतना। पहले कुछ ड्रग्स वगैरह जो लोग लेते थे जी, जी, तो नीडल्स शेयर करते अच्छा, थे अच्छा, लोग। अच्छा, मंशियात वगैरह का जो इस्तेमाल हाँ, करते थे। जी। वैसे तो और हाइजीनिक प्रोसीजर्स करने के लिए और सेम नीडल जो एक शख्स ने यूज़ किया दूसरा शख्स ने भी अगर वो यूज़ जी, किया जी। है तो एक से दूसरे को फैलते थे। यानी मुंतकिल होते थे। जी हाँ, वो एक किस्म की लिवर की और जिगर की बीमारी है। मगर इस वक्त आजकल जो सबसे कॉमनेस्ट जी। सबसे आम एक आम जो बीमारी है वो लिवर की हम जो देख रहे हैं वो है फैटी लिवर। अच्छा, यानी फैटी लिवर जी, का जी। मतलब जैसा कि लिवर में एक चर्बी किस्म वगैरह का आ जाती चर्बी का डिपोजिशन आ जाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, इसकी वजह से लिवर हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो अच्छा, जाता है। और एवेंचुअली पहले तो हम समझते थे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लिवर में भी चर्बी रहती है, कोई ख़ास बात नहीं है। जी, मगर जी। अब हम देख रहे हैं कि लिवर के चर्बी के डिपोजिशन की वजह से लिवर में सिरोसिस जो एक एंड स्टेज अच्छा। प्रॉब्लम है वो भी हो जाता है अच्छा, अच्छा, वो चर्बी की वजह से। चर्बी की वजह से। तो ये जो है इसमें एहतियात कर सकते हैं इंसान डाइट एंड एक्सरसाइज के तरीके से। अच्छा, अच्छा। जैसा कि हर जगह ओबिसिटी या जी, जी, मोटापे का मोटापा, प्रॉब्लम जी, जो जी। हो गया है उसी तरह लिवर भी इफेक्ट होता है उसमें। अच्छा, तो हाँ। लिवर को हेल्थी रखने के लिए जी, जी। एक लो फैट डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, खास तौर पे कार्बोहाइड्रेट डाइट है मिसाल के वो। तौर पे लोग ज़्यादा हमारे पास तो चावल इस्तेमाल करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, बिल्कुल। और शक्कर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और ऐसे फ्रूट्स भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। जी जी, वो एक एहतियात करना है अच्छा। इंसान को। जैसा कि एक बैलेंस डाइट होती है अच्छा, जी, उसका एक बहुत इसमें जो सो अहम रोल है। और लो फैट डाइट पहले सोचते थे कि वही अच्छी चीज़ है, मगर इस वक्त लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आजकल जो है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर बड़ा एम्फोसिस किया जा रहा है। जी, जी। लो कार्बोहाइड्रेट ना सिर्फ चावल बल्कि रोटी, वीट, कॉर्न और अच्छा। ऐसे शक्कर जैसा आप बता रहे थे, ये पूरों से एहतियात करना चाहिए। जी, जी, जी। और बिल्कुल कम इसमें जो है इनटेक रहना चाहिए इन चीज़ों का। जी, जी। ये एक चीज़, ये एक तरीके से आप फैटी लिवर प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज, हेल्थी लाइफस्टाइल, ये तो खैर जी, जी। हर ये तो बीमारी बहुत के लिए अच्छी अच्छी बात चीज़ कही है, मगर लिवर के लिए भी अच्छी होती है। बहरहाल हम जिगर की बात कर रहे थे, तो हम बात करते हैं कि आपके, मैं चाहूँगा कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, क्योंकि इसका भी जिगर से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, और माँ बाप के जिगर के टुकड़े होते हैं औलाद। तो आपके भाई बहन कितने हैं? हम लोग 5 भाई बहन हैं। जी। मेरे वालिद डॉक्टर मोइनुद्दीन खान सांदोज़ई यहाँ पर उस्मानिया और गांधी दोनों में प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी थे। जी। और अब तो खैर वो इंतकाल हुआ नहीं, है। नहीं, वो तो बहुत मशहूर थे। जी, जी। रिटायर जी, जी। 1970s में वो रिटायर हो गए थे। जी, जी। मगर वो हैदराबाद के पुराने जाने माने जी, जी। फिजिशियंस में उनका था शुमार। और मेरी वालदा यहाँ एक अच्छे हैदराबादी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। और हम लोग 5 भाई बहनों में 4 लोग डॉक्टर्स हैं। माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात भाई है। सर्जन है बड़े, फिर 2 बहनें जो हैं वो भी डॉक्टर्स हैं, और जी, मैं जी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जी, जी। किया हूँ यहाँ पर। तो स्पेशलाइजेशन मुख्तलिफ है शायद, मैं समझता हूँ कि आपके भाई बहनों का, जैसा आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपने की है, तो दूसरे क्या है? बड़े भाई मेरे सर्जन है, जनरल सर्जन। जी, जी। एक बहन मेरी प्रोफेसर है फार्माकोलॉजी के माशाल्लाह, दुबई माशाल्लाह, में। जी। और एक बहन डॉक्टर MBBS किए हैं, और शी हैज़ चोजन नॉट टू प्रैक्टिस इस वक्त, तो वो रिटायर अच्छा। हो गई है। जी, जी, मतलब जी, जी। घर पे है। जी, जी। बहरहाल ये आपका बैकग्राउंड रहा है। जी हाँ। लेकिन हम बात करते हैं मैनकाइंड की। मैं इंसानियत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंसानियत की खिदमत का जो ज़रिया आपने बनाया है, यानी अपने हॉस्पिटल मैनकाइंड को, उसकी बात कर रहा हूँ। जी। तो मैनकाइंड में जो ऐसी क्या सहूलतें हैं जो दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं हो सकती हैं, या फिर आपने मैनकाइंड को किस अंदाज में सजाया संवारा है? मिसाल के तौर पर मैंने सुना है कि जब भी आप अमेरिका से आते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ से इक्विपमेंट्स यहाँ पर लाते हैं, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं वो लाते हैं। ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल, आप देखिए, मैं जो है अमेरिका में हूँ जी, आज जी। पिछले 30 साल से। जी, जी। और मेरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रैक्टिस है वहाँ पर तकरीबन 20 साल हो गए हैं। जी, जी।
तो वहाँ से मैंने पूरा इक्विपमेंट लाया यहाँ पर, जी, जी। पूरे एंडोस्कोप्स और लैप्रोस्कोप्स एंडोस्कोपी के लिए, सर्जरी के लिए वहाँ से लाए हमने। जी, जी। और ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट माशाल्लाह, हाँ, लेटेस्ट हैं। बिल्कुल। और थोड़े यहाँ पर भी हमने ख़रीदे हैं चीज़ें, मगर मेजॉरिटी जो है वो वहाँ से लाया हूँ मैं। जी, जी। और हर किस्म का जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल प्रोसीजर है जी, जी। हमारे सेंटर में हम करते हैं। जी, जी, बहुत और अच्छी बात। ये ख़ास हमने इस पे फोकस किया है। जी, जी। ये नहीं कि ये हॉस्पिटल में हर किस्म का हम कर रहे हैं। हम पेट, जैसा आपने बताया, जी, जी। उनके ताल्लुक से जो डिजीज़ हैं पूरा हम उसके ऊपर बहुत जी, जी। तवज्जो से जी, जी। बिल्कुल जैसे ट्रीट करते हैं। और इसका फोकस हमारे पास यही रहा है कि ये सेंटर को हम बिल्कुल एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न फैसिलिटी बना के रखें। जी, जी। और यानी असली सहूलतों से आरास था, बिल्कुल। बिल्कुल। और जी, और ये सर्विसेज पूरे आम आदमी तक पहुंचे एट अ रीजनेबल प्राइस। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत जी, रीजनेबल प्राइस पे जी, जी। हम करते हैं। और उसके अलावा जो है सर्विसेज हमारे इंडिविजुअलाइज्ड है, मतलब पर्सनल हर एक को देखते हैं। जी, जी। और ये मेरा फोकस रहा है कि इसको बिल्कुल ही जो है हर एक को जो देखते हैं हम बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देके। ये बहुत यानी मुनफरिद अंदाज में इनफरादी तौर पर तवज्जो देते हैं जी आप। बिल्कुल। और इस वक्त जो है हर किस्म का हमने जो प्रोसीजर किया है, सर्विसेज दिए हैं, सर्जरीज किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव फीडबैक पेशेंट्स बहुत की अच्छी तरफ से बात हमारे पास रहता जी, है। जी, और बाय वर्ड ऑफ माउथ, जी, जी। जैसा बोलते हैं आप, लोगों हमारा से जो है जी, नाम कम्युनिटी में इस वक्त यानी आप हुआ लोगों को है। किसी तशहीर की ज़रूरत नहीं है, कि मशहूर होने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद आपकी खिदमत से इतने मुतासिर हैं कि वो खुद एक दूसरे को बताते हैं कि फ़लाँ ये बिल्कुल। चीज़ ना होती है। सिर्फ तेलंगाना बल्कि आपके आंध्र प्रदेश एंड सराउंडिंग स्टेट्स, जी, जी। यहाँ तक कि नॉर्थ इंडिया से भी पेशेंट्स रिफ़र होते हैं बाहर से। और कई तो हमने जो है इवन मिडल ईस्ट के पेशेंट्स को भी ट्रीट किया ये है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ ये कि मिडल ईस्ट के पेशेंट्स आते भी होंगे। जी आते जी, हैं, जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जी, अब जी। फॉर इंस्टेंस मैं एक हफ्ते के लिए आया हूँ, मेरे प्रोसीजर्स में एक साहब का मैंने किया जो यमन से थे। अच्छा, जी, endoscopy। अच्छा। तो ये जो है बिल्कुल एक इंडिविजुअलाइज अटेंशन जो देते हैं हम लोग, जी, तो जी। उसमें जो है अक्सर मैनकाइंड से कैसे पेशेंट रुजू होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके ग़िज़ाई नाली से लेकर यानी बड़ी आँत, छोटी आँत तक पूरा इलाज होता है। यानी में उसमें मैदा भी शामिल है, उसमें पित्ता भी शामिल है, तिल्ली भी शामिल है। या तो उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट्स किस यानी फिस्ट्यूला के भी आते होंगे, बवासीर के भी आते होंगे, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स की तादाद कौन से मर्ज़ से मुतासिर होती है? सबसे कॉमन अगर आप हाँ। देखा गया तो एब्डोमिनल पेन अच्छा। और इंडाइजेशन, जो लोग बदहज़मी। मुख्तलिफ नाम देते हैं उसके। जी, जी, जी। मगर इसका बेसिकली ताल्लुक ज़्यादातर अपर एंडोस्कोपी जो करते हैं हम, अच्छा, पेट से होता है, अच्छा, इसोफेगस से होता है। तो एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अच्छा। पेट में एसिड ज़्यादा होने की वजह से आजकल बहुत हो रहा है। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के नाम से बोलते हैं, अच्छा। गर्ड, जो खट्टे डकार जो जी, जी, जी। बोलते हैं, और जो एसिड, जो एसिडिटी की बात टेस्ट करते हैं। मुंह में आ जाता है हाँ, बाज़ हाँ। वक्त, जी, जी। तो वो बड़ा लोगों को सताता है। और जो है सो नहीं, अक्सर आप किसी से भी बात करेंगे, कोई ना कोई कहता है भाई मैं एसिडिटी से मुतासिर हूँ, एसिडिटी से मुतासिर हूँ। आखिर वजह क्या है और क्यों होता है ये? एसिडिटी, देखिए आप, मैदा जो चीज़ है उसमें एसिड प्रोड्यूस करता है नॉर्मल तरीके से। वो बिल्कुल जैसा खाना डाइजेस्ट करने के लिए एसिड एक अहम चीज़ है। यानी एंजाइम्स वगैरह भी कुछ सीक्रेट होते हैं खाना खाते हुए? एंजाइम्स भी होते हैं, मगर जी। एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा। जो खाना हम खाते हैं उसको जी। ब्रेक डाउन करने के लिए, जी। उसको बिल्कुल छोटे पीसेस में कर दें ताकि वो आगे बढ़ के जो एंजाइम्स हैं जी, जी। वो अच्छी तरीके से एक्ट कर सकें। तो अच्छा। एसिड ब्रेक करता है खाने को पूरा। अच्छा। तो ये नॉर्मल चीज़ है। जी। मगर बहुत सारे लोगों में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो उसमें जो है आप खाना तो डाइजेस्ट हो ही जाता है, मगर एसिड जो ज़्यादा बढ़ के निकलता है उससे दूसरे शिकायतें होती हैं। जी, जी, जी। तो वो अगर एक लेवल से बढ़ जाता है जी, एसिड, जी। तो देन इंसान, पेशेंट्स को काफ़ी तकलीफ होती है। मिसाल के तौर पर जो एसिडिटी के जो पेशेंट्स होते हैं, जो शिकायत करते हैं लोग, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हो, उनमें ये शिकायत होती है कि एसिडिटी की वजह से उनको जोड़ों में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में यानी जिस्म में दर्द होने लगता है। तो क्या ये एसिडिटी इतनी ख़तरनाक है? एसिडिटी देखिए आपके पेट के सिम्टम्स, वो तो पेट का सिम्टम है। इसके साथ साथ मेरे ख्याल से एक तबीयत में एक इस किस्म का वो आ जाता है कि दूसरे जो एरियाज़ है वो भी इंसान को जब हर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा।
किस्म की बेचैनी इंसान को महसूस होती है। इसका ताल्लुक एसिड से नहीं है। जी जी ये इन जनरल एक इंसान को के मूड को, इंसान के जो है एक वेलबींग को ऐसे अफेक्ट करता है, जी जी जी। जिसकी वजह से दूसरी शिकायतें भी आ जाती है उसमें। तो इसका आपके हॉस्पिटल में मैं समझता हूँ कि एसिडिटी का भी बहुत मौसर इलाज हो गया, बिल्कुल। इफेक्टिव मैनर के से इलाज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। तो हम हमारे स्कोप्स में हम यही देखते हैं कि क्या है, एसिड से कुछ प्रॉब्लम है क्या, या तो अल्सर हुआ है, या ये इसोफेगस में कुछ अल्सर्स हुए हैं, या ग़िज़ाई नाली में reflux, कुछ हो गया। ग़िज़ाई नाली में कुछ अगर आपकी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आई है, जी जी तो ये सब चीज़ें टेस्ट करते हैं। जी जी फिर बायोप्सीज है, और जो है सो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जितने जी, भी जी। हम हमारे पास करते आपके हैं। पास ही होता है। इसके अलावा थेरेप्यूटिक प्रोसीजर जो बोलते हैं हम, जो इंटरविन करके हम पेशेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए जी। स्टेंट्स डालना, अच्छा। स्टोन्स निकालना, जी जी और आपके जो है इन डीप जो अंदर के होते हैं ट्यूमर्स, उनके डायग्नोस करना, अच्छा ये अच्छा। सब चीज़ें हमारे एंडोस्कोपी के थ्रू करते हैं। जैसा कि आपने अपने दौरान गुफ्तगू बताया गया है कि स्टोन्स निकालना, तो अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जैसा कि गुर्दे में पत्थर आ जाते हैं, उसी तरह पित्ते में भी पत्थरी आ जाती है। तो ये क्या है पित्ते की पत्थरी, क्या है? पित्ते की पथरी जो है एक बिल्कुल कॉमन चीज़ है। जी जी अबाउट देखिए 15% पॉपुलेशन में पित्ते की पथरी होती है, जी जी जो नॉर्मल तरीके से इंसान के पास वो मतलब इंसान के पित्ते में आ जाती है, मगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। जी जी उनमें से छोटा परसेंटेज जो है 1% या कुछ, उसके लोगों को उससे शिकायत हो जाती है कि पेन हो जा रहा है या जी, जी। इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो पित्ता निकालना पड़ता है। अच्छा। स्टोन्स भी निकालना पड़ता है। जी बाज़ वक्त स्टोन्स पित्ते से हट के दूसरे एक नाली में फंस जाते हैं, जी जी जिससे बहुत तकलीफ होती है। और उसके अलावा उसका एक रिस्क ये भी होता है कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है बाद में। जी 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 तो उसको हम लोग स्कोप्स के थ्रू निकालते हैं और ट्रीट करते हैं, स्टेंट्स भी डालते हैं। तो जी, जी। ये सब चीज़ें जो है ये काफ़ी एक किस्म के कॉम्प्लिकेटेड एक इलाज होता है इसमें। जी जी। कितने दिन में मरीज इससे यानी रुबे सेहत हो सकता है? अगेन डिपेंड करता है जी, कि जी। कहाँ पर स्टोन फंसा हुआ है। जी जी। अच्छा, और ये बाज़ भी है। वक्त स्टोन्स को निकालना आसान हो जाता है, बाज़ वक्त बिल्कुल मुश्किल हो जाती है स्टोन्स अच्छा। तक पहुँचना। हाँ हाँ, तो फिर लोग कहते हैं कि पित्ता निकाल दिया जाए, तो पित्ता होता है? निकालना वो तो बिल्कुल एक जैसे कॉमन अच्छा। ऑपरेशन है, जो अच्छी तरीके से पूरा इलाज कर देता है। जी जी। वो जैसा वो भी हमारे पास बहुत कॉमनली होता है। अच्छा, वो ऐसा। हमारा इलाज हमारे पास हॉस्पिटल के सेंटर में ये बहुत कॉमन सर्जरी है। अच्छा। इसके अलावा बाज़ वक्त वो स्टोन दूसरी जगह अगर फंस जाता है, तो वो भी निकालने के लिए एक प्रोसीजर जो हम करते हैं स्पेशलाइज्ड, वो उसका नाम है ERCP। अच्छा। वो भी हमारे पास तो स्पेशली आप लोगों के पास है ये? बिल्कुल है। जी, बिल्कुल जी, है। जी। तो ये चीज़ों पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यही फोकस है हमारा जी जी कि यही अमराज के ऊपर जो है बिल्कुल जी। तवज्जो दे के इनको जो है सो अच्छी तरीके से जनरल पब्लिक में, पॉपुलेशन में जो है सो इसकी सर्विसेज दें। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर इरफान खान सांदोज़ई ने किस अंदाज में बताया कि पेट के अमराज का इलाज किस तरह किया जाता है और इसके वजूहात क्या होते हैं और डॉक्टर्स किस तवज्जो से ये इलाज करते हैं। लेकिन नाज़रीन, कई लोगों के जहनों में ये खदशात होते हैं कि आखिर पेट के अमराज होते क्यों हैं और ये क्यों होते हैं, इसका जवाब पाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे अमराज शिकम की बात कर रहे थे, पेट के अमराज की बात कर रहे थे। तो हम डॉक्टर साहब से ये सवाल करते हैं कि जिस तरह अंदाज में आपने बताया कि ERCP के बारे में बताया, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें ERCP के बारे में तफसील से बताएं। जी, तो ERCP एक एडवांस्ड एंडोस्कोपी प्रोसीजर है जो हमारे पास हम करते हैं, जिसमें बाइल डक्ट्स और लिवर के और पैनक्रियास के डक्ट्स को हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें कुछ अगर शिकायत है तो उसका हम लोग इसके ज़रिए एक तो डायग्नोस कर सकते हैं, फिर उसके बाद इलाज भी कर सकते हैं। एक कॉमन चीज़ बाइल डक्ट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि स्टोन्स, जैसा मैंने बताया था आपको पहले, पथरी कहते हैं उसे, पथरी जो फंस जाती है उसमें, वो निकालते हैं। जो अगर नहीं निकल रही है पथरी बाज़ वक्त, तो स्टेंट डाल के हम लोग उसको बिल्कुल ड्रेनेज कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा ट्यूमर्स बाज़ वक्त ब्लॉकेज कर देते हैं वहाँ पर, जैसा कि पैनक्रियाटिक कैंसर है या कोलांजियोकार्सिनोमा है। ये ट्यूमर्स के लिए ड्रेनेज प्रोसीजर ERCP के थ्रू कर सकते हैं।
तो ये इसमें जो इरकान जो हो जाता जी है हाँ, जॉन्डिस। उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अच्छा। तो ये ERCP बड़ा अहम प्रोसीजर है, एडवांस प्रोसीजर है। इसके लिए काफ़ी स्किल की ज़रूरत है, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में भी कम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अच्छा, इसमें इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ट्रेन होते हैं। तो वो हमारे पास हम बिल्कुल कॉमन तरीके ये से बहुत करते बड़ी हैं। बात है ये। जी। और ये प्रोसीजर काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं इसमें, तो यही इसका फोकस है हमारा कि कॉम्प्लिकेशंस को हर तरीके से अवॉइड करके कैसा इसको मिनिमली इन्वेजिव तरीके से इसको जो है सो मैनेज करें। हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि तकरीबन पेशेंट्स को हम घर भी जा देते हैं इसी दिन, अच्छा, विदाउट उसी एनी दिन? प्रॉब्लम। जी जी। हालांकि ये सर्जिकल प्रोसीजर के जैसा है, जिसमें बाहर से कोई इंसिशन नहीं है, अंदर से होता है पूरा काम स्कोप के अंदर, स्कोप के थ्रू। मगर हमारा रिकॉर्ड अच्छा है इसमें कि हम ERCP के बारे में। ERCP में कि हम लोग पेशेंट को सेम डे घर भिजा देते बहुत हैं। बड़ी बात है ये। जी जी, अगर ज़रूरत पड़ी तो रखते हैं हॉस्पिटल में। तो ये एक एडवांस प्रोसीजर है ये। बहुत बड़ी बात है, यानी मैनकाइंड सांतोज़ई में ये सहूलत हासिल है। जी हाँ, बिल्कुल जी। एक बात ये कही जाती है, जैसा कि आपने कहा है कि ERCP की बात कही है, तो ये भी कहा जाता है कि हर्निया के बारे में अगर आम लोगों को ये देखा जाता है कि कुछ भी कहते हैं तो ये पेट के सीधे हिस्से में दर्द होता है, इस तरह की बातें करते हैं वो निचले हिस्से में। तो हर्निया क्या है और आपके पास किस अंदाज में इलाज किया जाता है या सर्जरीज की जाती है हर्निया की? हर्निया एक कॉमन पेट का एक वो है कॉम्प्लिकेशन प्रोसीजर, यानी पेचीदा तरीके से होता है। एक जो इंटेस्टाइन जो आंत होती है बाज़ वक्त जो है पेट के जो हमारी एब्डोमिनल वॉल जो बोलते जी, हैं, जी, हाँ। उसके कुछ पैसेजेस में से बाहर निकल जाती है। अच्छा। तो इस वजह से स्वेलिंग हो जाती है या फिर दर्द होता है, बाज़ वक्त इन्फेक्शन भी आ जाता है उसमें। तो हर्निया को क्या करना का ट्रीटमेंट यही होता है कि वो बाहर आंत जो बाहर आ रही है उसको अंदर करके फिर से उसको कुछ ऐसा ट्रीट करें कि फिर से बाहर ना निकले वो। अच्छा। और तो ये सर्जरी से होता है ट्रीटमेंट। यानी स्वेलिंग भी आ जाती है क्या उसमें? स्वेलिंग भी आ जाती है। तो ये बड़ा कॉमन एक प्रॉब्लम है जो सर्जरी से करेक्ट करते हैं, जिसमें एक तो आप सूचर्स देके उनको करेक्ट कर सकते हैं, फिर बाज़ वक्त मैश बोल के आता है, जैसा जाली जाली लगा के भी उसको जो है सो ट्रीट करते हैं। ये भी हमारे पास कॉमन प्रोसीजर है, कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर हमारे पास करते हैं। ये जो जाली की बात करें, मैश की बात जो कर रहे हैं आप, तो इस कितने दिन का प्रोसीजर होता है जी? ये यूजुअली जो है 1 दिन का प्रोसीजर है। अच्छा अच्छा। एक पेशेंट्स को 2 दिन ऑब्जर्व करके घर को भी भिजाते हैं। बहुत थोड़े से पेशेंट को सेम डे भी भिजा सकते हैं घर। जी जी। तो ये प्रोसीजर कॉमनली होता है हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात है क्या आपके हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का खुसूसी इलाज भी किया जाता है? अपेंडेक्टमी भी हाँ होता है। ये बिल्कुल कॉमन प्रोसीजर जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है हमारे पास होते हैं। जी जी। मगर आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमारे सेंटर में जो है डॉक्टर चेतन महाजन जो सर्जन है, जी जी, ही इज़ अ पैनक्रियाटिक और बिलियरी सर्जन जो बोलते हैं, ख़ास एक एडवांस सर्जन है। अच्छा। जो काफ़ी सर्जरीज पैनक्रियास के भी करते हैं। अच्छा। तो पैनक्रियास तिल्ली की जो सर्जरी है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। ये इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर्स है जो हाईली स्पेशलाइज सेंटर्स में करते हैं। जी जी। जिसके लिए बहुत केयरफुल तरीके से पेशेंट सेलेक्शन करना पड़ता है और पेशेंट्स को चूज़ करना पड़ता है और पेशेंट्स के का ऑपरेशन करना पड़ता है। और बिल्कुल एहतियात से ये सर्जिकल प्रोसीजर को जो है हम लोग बहुत सीरियसली इसको वी टेक इट वेरी सीरियसली, बोले ऐसी बात है। ये प्रोसीजर हमारे पास हमने बहुत से किए हैं हमारे सेंटर में, बहुत ज़्यादा। और कंसिडरिंग हमारा साइज सेंटर का इतना जो इतना बड़ा नहीं है हमारा सेंटर, जैसा कि एक 100 बेड या 200, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है नाम से तो बहुत बड़ा है और लोग जानते हैं आपके सेंटर के बारे में। जी जी। तो मगर ये हमारे सेंटर में हम लोग कॉमन तरीके से करते हैं। ये बड़ी जो है सो एक काबिल तारीफ बात है। पैनक्रियाटाइटिस बड़ा कॉमन मर्ज है, खास तौर पे साउथ इंडिया में। अच्छा। जिसके कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो तिल्ली में भी पथरी आ जाती है जी, तिल्ली में भी पथरी आ जाती है। तो वो उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। शॉर्ट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट तकरीबन हर प्रोसीजर हमारे पास लिवर और पैनक्रियास के ताल्लुक से करते हैं हम लोग। काफ़ी हाईली स्किल्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड एडवांस प्रोसीजर है। जो अल्ट्रासाउंड जो चीज़ हमने आप सुना होगा, अल्ट्रासाउंड जो करते हैं गॉल ब्लैडर के लिए या ख़ास तौर पे बच्चों को प्रेगनेंसी में देखने के लिए जो करते हैं,
एक एंडोस्कोपी हम जो एक प्रोसीजर ये है कि एंडोस्कोप के ऊपर वो अल्ट्रासाउंड प्रोब रहता है जी। जो हम अंदर डाल के अंदर से स्टडी करते हैं जी, पेशेंट्स जी। के पैन के तिल्ली को, ख़ास तौर पे लिवर को, जो जिगर है और गॉल ब्लैडर, ऐसे चीज़ें जो है जो बाहर से बाज़ वक्त मुश्किल से दिखता है, नज़र आता है, वो हम अंदर से करते हैं। और हमारे पास फुल टाइम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी हैं। अच्छा, जो एनेस्थीसिया प्रोवाइड जी, करते यानी हैं। सर्जरीज होते हैं आपके पास तो रखना ज़रूरी भी हाँ, है। तो हमारे शहर हैदराबाद में ये देखा जाता है कि बाद लोग कहते हैं कि फलां शख्स की मौत हो गई, उसकी वजह ये थी कि इरखान पेट में उतर गया। ये क्या है? देखिए, इरखान के कई यानी वजूहात पेट हैं। में उतरना क्या है? हेपेटाइटिस जो लिवर का एक इन्फेक्शन है, वो कॉमन इरखान है। मगर इरखान के मैंने आर्टिकल आपके पास जी, जी। सियासत में कुछ साल पहले दिया था। अच्छा। इरखान के बारे में कि अच्छा, क्या वजूहात से होता है। एक वजह यह है इरखान की कि बाइल डक्ट जो होता है, जो पित्ते से आता है नीचे, लिवर से जो ड्रेनेज ट्यूब आता है, वो ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, वो यूजुअली पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से होता है। अच्छा। तो पैनक्रियास का कैंसर जो है, जो काफ़ी एक टर्मिनल किस्म का कैंसर है, जिसका बहुत इलाज मुश्किल से होता है। जी, जी। तो मेरे ख्याल से वो लोग उसके बारे में उसके बोलते बारे में होंगे कि कहते हैं, पेट में उतर गया है। तो अगर पैनक्रियाटिक कैंसर है एडवांस, जी। तो वो एक ड्रग्स को ब्लॉक करके अच्छा। इरखान क्रिएट करता है। तो वो अच्छा, हो सकता है, वो कहते हैं। ये बात है, अच्छी बात है। दूसरी बात, मैनकाइंड के बारे में और कुछ बताइए। आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि क्या मैनकाइंड जिस अंदाज में आपने नाम रखा है, तो ऐसा लगता है कि किसी कंपनी का नाम भी है, कोई इतराज़ भी कर सकता है इस पर। जी, जी, तो जी। क्या आप उसका किस तरह डिफेंड करते हैं आप? देखिए, हाँ, एक्चुअली ये हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, हालांकि मैं समझता हूँ कि ये तो आपके मदर का फुल फॉर्म है, नाम का फुल जी फॉर्म हाँ, है, जी हाँ। लेकिन एक बात पैदा होती है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है, ये लोगों को बाज़ वक्त, ये आपने जैसा कहा, एक कंपनी का भी नाम है मैनकाइंड, तो इस वजह से हम लोग, हमारा नाम जो है, मेरी वालदा के नाम से मैंने जो रखा था ये नाम, इसको हम अब चेंज करने का सोच रहे हैं कि ये चूँकि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कंपनी के नाम से, जी, जी। तो हम हमारा नाम इस वक्त जो है मेरे वालिद के नाम से, सांदोज़ई हेल्थ केयर के नाम से, मैं ये हॉस्पिटल का नाम जी, जी। तब्दील करके रखना चाह रहा हूँ। यही वजह से कि ये कंफ्यूज ना हो कि मैनकाइंड को ये कंपनी का तो नाम नहीं, लेकिन मैनकाइंड में आप वहाँ देखेंगे कि एक डी है और आपके मैनकाइंड में तो डबल डी आ रहा है, तो इससे तो मैं समझता हूँ कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, जी। ये हम पूरा नाम तो वैसे रखेंगे, मेमोरियल अफसर नसीम खातून, हाँ, इंस्टीट्यूट बिल्कुल, ऑफ हाँ। डाइजेस्टिव डिजीजेस, मगर ये मैनकाइंड हम यानी सांदोज़ई आ जाएगा। छोड़ेंगे, सांदोज़ई रखेंगे उसकी जी, जगह जी, पे। जी। तो ये ये एक तब्दीली अनकरीब होने वाली है। और मैं समझता हूँ कि ये तब्दीली बहुत अच्छी भी होगी, इसलिए कि माँ के साथ बाप वालिद साहब का भी नाम आ जाएगा, तो ये बहुत और अच्छा रहेगा। जी, यानी आपका सरनेम जो है वो जुड़ जाएगा जी, इसमें। जी। तो सांदोज़ई हेल्थ केयर के नाम से जी, जी। ये अब इंशाल्लाह फ्यूचर में इसका हम अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है जी, ये तो नाम की बात रही है, एक सवाल ये पैदा होता है कि जो स्टेट ऑफ आर्ट है आपके, जिस तरह की बात की है आपने कि हॉस्पिटल के बारे में, तो इन पेशेंट और आउट पेशेंट जो सर्विसेज है उसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, आपसे भी सुनना चाहेंगे। देखिए, हमारे पास, मैं जो शुरू किया था ये हॉस्पिटल, इसमें मैंने ज़्यादातर आउट पेशेंट्स का मैं फोकस करना चाह रहा था, मगर हमारा डिमांड इतना बढ़ चुका है कि पेशेंट्स को हमने इन पेशेंट रखना भी शुरू किया। तो इस वक्त हमारे पास पेशेंट्स ओवरनाइट रहते हैं, कई दिन रहते हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद, और पूरा उन लोग हील होने तक हम लोग हमारे पास रख के इलाज करते हैं। और दूसरी चीज़ ये बताऊँ मैं आपको कि हमारे जो एक्सेसरीज़ हैं, मैं वहाँ से यूएस से मैं कई लाता हूँ। एवरी टाइम मैं जब आता हूँ तो ये जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स, एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स पूरे लेटेस्ट तरीके से हमारे इक्विपमेंट्स को जो है और एक्सेसरीज़ को हम यहाँ पर स्टॉक में रखते हैं, ताकि हम हमारे पेशेंट को जो है हर मॉडर्न इलाज से हम जो है उनको उनकी सर्विस कर सकें। ये बहुत अच्छी बात है। तो आउट पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं आपके पास? आउट पेशेंट होते हैं हमारा इस वक्त, देखिए हमारा रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह 6 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, 6 साल, अब 7वां साल चल रहा है हमारे पास। हमने जो है वो 750 मेजर सर्जरीज किए हैं, बहुत बड़ी बात है। 7,000 से ऊपर या 8,000 से ऊपर एंडोस्कोपी के प्रोसीजर्स किए हैं। और आउट पेशेंट्स में तो हमने मेरे ख्याल से टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। लेटेस्ट काउंट तो मैंने अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नहीं है मेरे पास,
मगर थाउजेंड्स में हमने पेशेंट आउट पेशेंट्स देखे हैं। जैसा कि आपने कहा है कि हज़ारों की तादाद में आपने सर्जरीज की हैं आपके हॉस्पिटल में, और मुझे उम्मीद है कि उस वक्त आपने मैनकाइंड यानी इंसानियत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा होगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोग पैसे के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो खिदमत खल्क पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने खिदमत खल्क पर ज़्यादा तवज्जो दी होगी। हमने हमारे प्रोसीजर्स और सर्जिकल सर्विसेज के फ़ीस इतने वो रखे हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल, जी, काबिल बर्दाश्त। ये भी एक किस्म की मेरे ख्याल से एक पेशेंट्स के लिए एक वो है सर्विस, यानी एक बोझ साबित नहीं होते। और एक्सेसरीज जो हमारे पास हम जो यूज़ करते हैं वो बाज़ वक्त वही इतने महंगे हो जाते हैं। जी। मगर मैं वहाँ से जो लाता हूँ उसमें काफ़ी हमको जो है वो सर्विसेज हम फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं। जी। चूँकि वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं, जो यहाँ पर अगर ख़रीदने को गए तो बहुत महंगी पड़ती है। जी। एक दूसरी बात, जैसा कि आपने दौरान गुफ्तगू ये बात कही, स्टेंट्स की बात कही है, तो अक्सर लोगों को ये ख्याल है कि जब हार्ट के लिए ही स्टेंट्स मखसूस होते हैं, लेकिन आपने कहा कि पथरी के लिए भी, जैसा पैनक्रेटिक जो पथरी होती है, स्टोन्स होते हैं, उसे निकालने के लिए भी स्टेंट्स डालने पड़ते हैं। तो अमेरिका से लाते हैं आप स्टेंट्स या यहीं पर उसकी ख़रीदारी होती है? देखिए, स्टेंट्स मुख्तलिफ टाइप के स्टेंट्स होते हैं। बाज़ टेम्पररी स्टेंट्स होते हैं प्लास्टिक के, वो लोकली काफ़ी अवेलेबल हैं यहाँ पर, जो यहाँ से हम लोग लेते हैं। वैसे मैं वहाँ से भी लाता हूँ। प्लास्टिक स्टेंट्स कॉमन चीज़ होती है, वो ज़्यादा महंगे नहीं होते। एक जो होता है महंगा स्टेंट, वो मेटल का परमानेंट स्टेंट होता है। अच्छा। वो बहुत महंगा हो जाता है। यहाँ पर भी है उसका, यहाँ पर मेरे ख्याल से लोकल मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी पता नहीं बहुत ज़्यादा होगी, कैसी है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत एक्सपेंसिव हो गया। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव। तो ये मैं मेरे पास से लाता हूँ वहाँ से। अच्छा। तो यानी मरीज़ का फ़ायदा हो जाता है, उसे महंगा नहीं मिलता यहाँ के हिसाब से। जी बिल्कुल। तो वो वैसे वो कम होता है प्रोसीजर, वो ज़्यादा पेशेंट्स नहीं चाहते हैं उतना स्पेंड करना। क्यों होता है ये अक्सर? जैसा कि आपने कहा कि परमानेंट स्टेंट होता है, तो क्या है ये, परमानेंट क्यों लगाते हैं वो? मैंने जैसा बताया आपको, पैनक्रियाटिक कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसका इलाज कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से बहुत कम होता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता अच्छी तरीके से। तो वो पेशेंट्स को, चूँकि वो और सर्जरीज भी उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं, और हर पेशेंट इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी। तो बाज़ लोग सर्जरी बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स नहीं कर सकते हैं। तो वो पेशेंट्स में हम ये स्टेंट डालते हैं और बिल्कुल उसको परमानेंटली छोड़ देते हैं, ताकि वो जो ड्रेनेज का जो ब्लॉकेज है उसको पूरा रिलीफ कर सके। अच्छा। और उससे जो है इरकान कम हो जाता है पेशेंट का, और वो काफ़ी अच्छा फील भी करते हैं। डॉक्टर साहब, ये हम, क्योंकि हमारा इंटरव्यू अब वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है, एक सवाल करते हुए हम अपने इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। ये बताइए कि फिस्टुला और बवासीर के जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है आज के दौर में, तो उसका इलाज आपके जो हॉस्पिटल है या क्लिनिक है उसमें किस तरह किया जाता है? सर्जरीज की जाती हैं या फिर आम दवाओं से इसका इलाज कर दिया जाता है? ये डिपेंड करता है क्या किस किस्म का, किस स्टेज का फिस्टुला है या हेमोरॉइड्स या बवासीर है। जो बिल्कुल अगर अर्ली स्टेज है या छोटे से हैं, तो वो हम मेडिकल ट्रीटमेंट से उसका मैनेज करते हैं दवाओं से। और अगर कुछ इस तरीके से कुछ बढ़ चुका है मर्ज़ के सर्जरी करना पड़ता है उसमें, तो हम वो सर्जरीज भी करते हैं। और एक बात, जब हम प्रोग्राम जो शुरू करते हैं तो उसका अख्तिताम भी हम अपने कोई एक मैसेज से करते हैं। एक तो बहुत ही प्यारी बात कही है कि अपने माँ के नाम से आपने ये मैनकाइंड हॉस्पिटल शुरू किया, तो ये बहुत बड़ी बात है और दूसरों के लिए भी एक अच्छा सबक है, खूबसूरत सबक है। तो मैं चाहूँगा कि खूबसूरत मैसेज दें हमारे नाज़रीन को कि किस तरह वो अपने पेट को महफूज रखें और अमराज़ शिकम से महफूज रहें। चूँकि ये इतनी कॉमन, इतनी आम बीमारी है, मैं चाहूँगा कि इसको नेगलेक्ट ना करें और एक सही एक हॉस्पिटल या सेंटर में जाके इसका इलाज कराएं। आम तौर पे लोग अपने से कुछ ट्राई कर लेते रहते हैं चीज़ें कि कुछ शायद फ़ायदा हो जाए इसमें, वो एक हद तक हो जाता है, बाज़ सही है, मगर मेरे ख्याल से इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि कई ऐसे पेट के बीमारियां हैं जो बिल्कुल मामूली नज़र आती हैं मगर बहुत सीरियस साबित होती हैं एंड में। तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या डॉक्टर्स के पास जाके इसका आप बताने से आप शर्माए ना,
बाज़ वक्त लोग शर्माते भी हैं बताने के लिए कि जो है ये ऐसे कुछ ऐसे बीमारियां हैं कि नहीं चाहते बताना है, बात करना उसके बारे में। खास सबसे ख़वातीन शर्माती हैं। जी हाँ जी। और ये बताऊँगा आपको, ये भी बता दूं कि हमारे पास ख़वातीन डॉक्टर्स भी हैं। हाँ, ये अच्छी मैं बात आपको कही। जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने अच्छा कहा आपने, दौरान मैसेज ये बात जी कह दी है। जी कि हमारे जो गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट है उसमें ख़वातीन गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट भी है। अगर ख़वातीन इसमें अगर झिझक रहे हैं आके बताने के लिए मेल डॉक्टर्स को, तो हमारे पास जो है फीमेल डॉक्टर्स, ये बहुत प्यारी बात कही गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट भी है है। और मैं समझता हूँ कि मैसेज का सबसे बेहतरीन पार्ट रहा है। जी। बहरहाल नाज़रीन, हम इन्हीं ख्यालात के साथ और इन्हीं मालूमात के साथ अपना प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया बहुत साहब।